नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन पर रार है और हाईकोर्ट वर्सेस सरकार है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर प्रदेश के 5 जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार को यह फैसला मंजूर नहीं है। योगी सरकार का मानना है कि लोगों की जान बचाने के साथ साथ जीविका भी बचानी है। ऐसे में यह फैसला ठीक नहीं है, नहीं लिया जा सकता, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो योगी सरकार का लॉकडाउन से इनकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इन 5 जिलों में जहां पर मामलों में इजाफा तेजी से हो रहा है वहां पर लॉकडाउन होना चाहिए। तो स्पर्श हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से याचिका दायर की जा सकती है, चैलेंज किया जा सकता है हाईकोर्ट के फैसले को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने सख्त फैसला लेते हुए जो कई जो जिले थे उत्तर प्रदेश के, वहां पर जो है लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया था। इस पर अब जो है यूपी सरकार जो है कहीं ना कहीं असहमत नजर आ रही है। यूपी सरकार का कहना है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत है वो नहीं है, और ऐसे में अब ये जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस मामले पर हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ सकता है। वैसे तो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो देश के सबसे बड़े विश्वसनीय जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो है उनको कहीं ना कहीं माना जाता है, और लगातार जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था वहां पर हालात और परिस्थितियां वो भी कोरोना को लेकर जो है खराब हो रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है इससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं नजर आ रही है, और वो फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो फैसला लॉकडाउन का लगाया गया है उसको चुनौती देती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पर्श अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का निर्देश दिया, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम इस आदेश को नहीं मान सकते, क्योंकि लोगों की जान के साथ साथ उनकी जीविका को बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार जीविका को बचाने से चूकेगी नहीं। लेकिन सवाल ये भी कि जीविका को बचाते बचाते कहीं जान खत्म ना हो जाए। अनिल के अंकुर हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो एक बार फिर से कोशिश होगी मेरी कि उनसे जुड़ा जा सके, लेकिन इस बीच बड़ी और अहम जानकारी यही कि योगी सरकार का लॉकडाउन से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर करेगी योगी सरकार। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऐसे में जो जनसंख्या सघनता है वो बहुत बड़ी चुनौती कोरोना से वॉर में बनी हुई है। तो हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का निर्देश दिया है, लेकिन योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आज हो सकता है, क्योंकि चुनौती देगी सरकार। आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने इतना कहर बरपा दिया कि सरकार का सारा प्रबंधन फेल होता जा रहा है। सरकार आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 167 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि रविवार को संख्या 129 थी। प्रदेश में एक दिन में मौतों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है, रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 28,210 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,08,000 से ज्यादा पहुंच गई है। लेकिन योगी सरकार अभी भी प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो जिलों में और सख्ती से नियमों की पालना करवाएगी। proper arrangements for vaccination soon. Yes, poses a threat to
तो आपको बता दें कि प्रदेश में 28,211 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 2,08,000 मौजूदा मामले हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना हर रोज अपना प्रकोप दिखा रहा है। तो अभिनव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर में जिस तरह से जिला प्रशासन की तैयारियां हैं, जिला प्रशासन की पूर्ण रूप से तैयारी है कि वो हर तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करा सके और लोगों को उचित सुविधाएं प्रदान कर सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था कि अब हर दवा खाने पे होम आइसोलेशन किट भी रखनी होगी, जिसका अधिकतम मूल्य 1100 रुपये होगा। लेकिन इसके बाद कानपुर में कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। किसी भी दवा खाने पर पूर्ण होम आइसोलेशन किट नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। होम आइसोलेशन किट में ऑक्सीमीटर जरूरी होता है, लेकिन ऑक्सीमीटर अब बाजार से गायब हो चुका है। कल शाम को जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया कि मैं आपसे अभिनव ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से सूबे की सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ आगे नहीं जा रहे हैं, हमें आजीविका को बचाना है, लेकिन हम सख्ती से तमाम जिलों में नियमों की पालना करवाएंगे, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर अगर हम कानपुर की बात कर लें, चमड़ा उद्योग ठप होने की कगार पर है, जीविका तो जा ही रही है, लेकिन जान की बात करें, जान क्या संभलती नजर आ रही है? सख्ती है ग्राउंड जीरो पर? जी, जिला प्रशासन सख्ती लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे बड़े कारण ये है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो जांच हो रही है, आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट, एक व्यक्ति की जांच की रिपोर्ट 7 दिन बाद जब आती है पॉजिटिव, उसके बीच में वो जिन लोगों से कांटेक्ट में रहता है तब तक वो उनको संक्रमित कर चुका होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि जो रिपोर्ट आने में देरी हो रही है, इसकी वजह से भी शायद ये जो संक्रमित मरीजों की संख्या ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इसके टाइम का जो रिपीटेशन है वो बढ़ना चाहिए। आदित्य हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। मेरठ में कैसे हालात हैं आदित्य, आप तमाम दर्शकों को बताएं, ग्राउंड जीरो पर कितनी सख्ती नजर आ रही है, जिस सख्ती का जिक्र बार बार सूबे की सरकार कर रही है? बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं लगातार मेरठ में कोरोना की अभियान हो रही है। पहले 600, 700, 800, अब 900, कल 800 कोरोना के मरीज लगातार तो आंकड़ा पता जा रहा है। पुलिस जितनी कर रही है, जो उनके प्रतिष्ठान है उनके पास जाकर चालान की कार्रवाई करी जा रही है। इसी के साथ जो मेरठ के मंडलायुक्त है सुरेंद्र कुमार, उन्होंने भी साफ कहा कि जो अखबारों में फोटो प्रकाशित है उनसे संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई करे, चालान कार्रवाई करे। वहीं आपको बता दूं कि मेरठ के जिलाधिकारी हैं के बालाजी, उन्होंने भी साप्ताहिक बंदी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जो लोग बुधवार को बंद करते थे, शनिवार को बंद करते थे, अब वो सोमवार को साप्ताहिक बंदी का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद 21 अप्रैल को पहली रामनवमी होगी, लेकिन लगातार दूसरी बार अयोध्या में रामनवमी का मेला नहीं लगेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार की रामनवमी मंदिर में पूजा अर्चना तक ही सीमित रहने वाली है, किसी भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। अयोध्या में पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा संक्रमित मिले, जिससे यहां कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,311 पहुंच गई है। तो इस बार रामनवमी कि जो पूजा अर्चना है वो मंदिरों तक सीमित रहेगी। ऐसे में साधु संतों ने लोगों से अपील भी करी है। आप लोगों से जनता टीवी भी अपील करता है कि घरों में रहिए, अपने हृदय के राम को टटोलिए, खोजिए, और अगर आप राम की पूजा करना चाहते हैं तो इस बार हो सके तो आपके आसपास जो लोग कष्ट में हैं उनकी मदद जरूर कीजिए। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रामनवमी की क्या तैयारी है अयोध्या में इस बार, क्योंकि कोरोना का ग्रहण लगा है? देखिए पूजा जी, पूरे देश में अगर बात की जाए तो देश की स्थिति इतनी भयावह है, और यूपी की अगर बात की जाए तो लखनऊ से लेकर पूर्वांचल मुख्यमंत्री के गृह नगर से लेकर अयोध्या तक की बात की जाए तो अयोध्या में 3-4 जो संत हैं, बड़े संत, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। संतों ने चाहे अगर रामन्यास की बात की जाए, चाहे चंपत राय की बात की जाए, राम जन्मभूमि पीठ के सदस्य हैं, और या न्यास के अध्यक्ष की बात की जाए गोपाल दास जी, तो सब लोगों ने अपील किया है कि सब लोगों से कि रामनवमी अपने अपने घरों में रहकर मनाएं, और भगवान का जो पूजा पाठ करना है, जो भगवान के गृह में
रामनवमी की वो उत्सव मनाया जाता है। पूजा जी, अब की उससे सब पे रोक लगाई गई है और जहां मठ मंदिर के सब में ताले लगाए गए हैं, सब लोगों को प्रवेश वर्जित किया गया है, क्योंकि अयोध्या में कोरोना का खतरा इसमें संतों के ऊपर भी मंडराया हुआ है। जी पूजा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएस लाठी, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बार अयोध्या में रामनवमी मंदिरों तक ही सीमित रहेगी। जनता टीवी की भी आपसे अपील है, घरों में रहिए, राम को मन में खोजिए और हो सके तो जो तकलीफ में है उनमें भी राम को खोज लीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ की अनुमति पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए योगी सरकार से अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भयावह हालात हैं, ये व्यवस्था परेशान करने वाली है। भर्ती के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और इस व्यवस्था के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रियंका ने मुख्यमंत्री से जल्द ही कोरोना मुक्त होकर स्वास्थ्य होने की कामना भी करी है और कहा कि ये समय हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी सरकार को हर तरीके से मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो एक बड़ी समस्या है जो सूबे को इस समय कोरोना से ज्यादा परेशान किए हुए है, क्योंकि इस समय प्राणवायु का खतरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित कर रही है। इसकी मांग जरूरत के अनुसार भेजी जाए, इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए और इसके वितरण में पारदर्शिता रखी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डीआरडीओ की मदद से अगले 2 से 3 दिनों में 220 सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करते हुए क्रियाशील कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हर सप्ताह 3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। नए प्लांट्स के शुरू होने के बाद प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और बेहतर हो जाएगी। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना के हालात बद से बदतर हो चले हैं। अस्पतालों में न बेड है और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से मरीजों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। मरीजों के परिवार वालों की ओर से तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में मौजूदा समय में कुल 47 कोविड अस्पतालों में 37,000 मरीज भर्ती हैं। इनमें से करीबन 3,000 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वहीं होम आइसोलेशन में करीबन 45,000 मरीज हैं, जिनमें से 1,500 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत 6 गुना अधिक बढ़ गई है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की सांसें अटक गई हैं। परिजन तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ के अस्पताल जैसे केजीएमयू लोहिया संस्थान, एरा हॉस्पिटल में लिक्विड प्लांट होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन लखनऊ के 43 से अधिक कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत ही बड़ी किल्लत है। फिलहाल जो हालात हैं वो सरकार के काबू से बाहर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। तो तमाम आंकड़ों के साथ रूपांशी को सुन रहे थे आप। अनूप हमारे साथ राजधानी से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अनूप, जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं वो डरा रही हैं। ऐसे में सूबे की सरकार की तैयारी कि जल्द से जल्द नए प्लांट स्थापित किए जाएं ऑक्सीजन के, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? तो अनूप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी मरीजों को तकलीफ दे रही है और सबसे ज्यादा तकलीफ उनके परिजनों को, जो अपने परिजनों को तड़पता हुआ इन हालातों में देख रहे हैं। मरीजों का दम ऑक्सीजन की कमी के चलते निकल रहा है और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन की व्यवस्था के चलते लोग परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने के लिए हो रहे पंचायत चुनावों में सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक करीबन 73% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा ललितपुर में 80.95% वोट पड़े हैं, तो वहीं सबसे कम गोंडा में 51% वोटिंग हुई। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान हुआ है। हालांकि मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प के साथ मारपीट और फायरिंग की भी घटनाएं सामने आई, लेकिन फिर भी पूर्व की अपेक्षा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने इस चुनाव में काफी रुचि ली है। संजीव हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, पहले चरण में भी हिंसात्मक घटनाएं नजर आई, दूसरे चरण में भी हिंसा की घटनाएं नजर आई और साथ में कोविड गाइडलाइंस का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, उसकी पालना भी नजर नहीं आ रही है। क्या ये माना जाए कि लगातार जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब बेलगाम हो चुके हैं, ये बात सत्यता है, इसकी सत्यता मानी जाए क्या? बिल्कुल पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की पंचायत चुनाव में हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा की बात करें तो जो मतदान कर्मी है उनके साथ मारपीट की गई, मतदाताओं ने जिस तरीके के उपद्रव किया है, हसनपुर क्षेत्र की आप बात करें तो तमाम जो मतपत्र हैं उनको लूटा गया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा पलीता लगाया गया है। और ये ऐसे चुनाव है पूजा जी जो लगातार कोविड काल के दौरान हो रहे हैं। कोरोना पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बेकाबू है। खासतौर से राजधानी लखनऊ की बात करें तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। तो आप समझिए कि कोविड काल के दौरान जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़े जाते हैं, जब सैनिटाइज हाथों को नहीं किया जाता है, जब स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत काम करना है पूजा जी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम कराया जाना जरूरी है, लेकिन जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशाओं पर पलीता लगाता हुआ दिखाई देता है पूजा जी। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि सरकार और जनता के बीच में जो मीडियोकर है उनकी ढिलाई का खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। ऐसे में जनता टीवी की सिर्फ आपसे एक ही अपील है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।